सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा जॉय श्री दास वर्मा। तो अभी जॉय श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? सुधा शिव कुमार का स्थान लिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फिक्की की महिला शाखा दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रकांत पांडा है। बाकी अभी आप जानते हो निधु सक्सेना, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बने थे। हंश्याम मिश्रा यूपीएससी में निदेशक बने, डायरेक्टर। और नवनीत सहगल प्रसार भारती में नए अध्यक्ष बने थे। तो ये सारे नाम हमने पढ़े अभी करंट अफेयर्स में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये क्या होता है, आप पहले इसको समझो। वैसे इसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझो। जैसे कि आपको पता है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप यहाँ से सामान मंगवाते हो, खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदारी करते हो, तो उसी तरह से ये है। यहाँ से भी ऑनलाइन चीजें खरीदी जाती है। पर खास बात क्या है, ये हम सबके लिए नहीं है। ये केवल जो सरकारी विभाग होते हैं, जैसे कि मान लो कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है या पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे कुछ काम करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाना है, तो उसमें जो भी सामान खरीदा जाएगा ना, वो यहीं से खरीदा जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध रहते हैं। और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन देता है? तो वो कोई भी दे सकता है। वो आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी दुकान है, सीसीटीवी कैमराज आप बेचते हो। मैं एक पेंटर हूँ, मैं पेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ भैया मैं आपकी बिल्डिंग की पेंटिंग कर दूंगा। आपने कहा मैं सीसीटीवी कैमरेज लगाता हूँ, मैं टेलीविज़न लगाता हूँ, मैं टाइल्स लगाता हूँ। तो समझ रहे हो, यहाँ पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं सर्विस बेच रहा हूँ। तो ये हम उनको बेच सकते हैं, बस हमें अपना रजिस्ट्रेशन इस साइट पे करवाना होगा एज अ सेलर के रूप में। तो जेम क्या है ये आप समझ गए। तो अब ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया इसे समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस वित्त वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जो पिछली बार से भी डबल है। और इस प्रकार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बना है। अब आप पूछोगे यहाँ पे फिर पहले स्थान पे कौन होता है? तो पहले स्थान पे कोरिया का ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी को कहते हैं। दूसरे स्थान पे सिंगापुर का है, जिसको बोलेंगे GE बिज। और तीसरे नंबर पे ये भारत का GEM हो गया, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया। इसकी बात करें, ये कब स्थापित किया गया था? ये 2016 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और इसके CEO PK सिंह हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया इसे, ताकि आपको समझ में आए कि ये होता क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजन वगैरह होता है। लेकिन बस अंतर ये होता है, इसमें खरीदारी कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं या आप खरीदारी नहीं कर सकते हो, हम बायर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे बायर कौन होगा? जो सरकारी विभाग होते हैं वही इसके बायर होंगे। हाँ, हम सेलर जरूर बन सकते हैं, हमें बस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। तो बात समझ में आ गई। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में मियामी ओपन में मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये रोहन बोपन्ना, और उनके जो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार हैं जिनका नाम है मैथ्यू एबडेन। और अभी इन दोनों ने मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे क्रोएशियाई और अमेरिकी जोड़ी जिनका नाम है इवान और ऑस्टिन, तो उनकी जोड़ी को हराया। और इस जीत के बाद 44 वर्षीय बोपन्ना
एटीपी सर्किट पर मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इनकी जोड़ी से एक और प्रश्न इसी साल हमने पढ़ा था, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी। कौन सा खिताब जीता था इन्होंने? तो आपको याद आएगा, इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस डबल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, वो इटली के हैं। और वुमेन सिंगल जीता आरेना सबालेंका ने, वो बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। अभी हमने देखा यूनाइटेड कप 2024 जिसका संबंध टेनिस से ही है, ये अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। इसको जर्मनी ने जीता पोलैंड को हरा करके। बाकी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज की बात करेंगे तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले पुरुष एशियाई बन गए हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अभी पिछले साल 2023 में हमने देखा था जो कि फेड कप होता है, जिससे पहले आप बिली जीन किंग कप के नाम से जानते थे, जो कि महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसको भी कनाडा ने जीता था इटली को हरा करके। और उसी तरह से पुरुषों का जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसे कहते हैं डेविस कप, उसको जीता था इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ये भी ध्यान में रखना। और आप जानते ही उस साल में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही है, 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ये आप ध्यान में रखना। पूछे किस कोर्ट पे होता है, तो ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है एज ए स्टैटिक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो आखिरी वाला है यूएस ओपन, वो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो याद रखना, हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को सन 2009 में मनाया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा तेलंगाना में। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। और अगर पूछे कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इसने ट्रांसजेंडर समुदायों और भिखारियों के लिए एक योजना शुरू की थी, उस योजना का नाम क्या है? स्माइल योजना है। अच्छा, 31 मार्च यानी कि मार्च का ये आखिरी दिवस रह गया था, ये हमने पढ़ लिया, चलो कवर कर लिया। और इसी के साथ एक बार और हमें मौका मिलता है मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करने का, तो चलो हम मौका क्यों छोड़ें, मौके पे चौका मारते हैं और मार्च के इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। फिर 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। और एक 10 मार्च भी मैंने कहा था ध्यान में रखना, CISF का स्थापना दिवस था। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च हैप्पीनेस डे और गौरैया दिवस। 21 मार्च को 4 दिवस थे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और बिहार दिवस। 23 मार्च को एक तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, एक अर्थ आवर डे और एक शहीद दिवस भी था। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। 30 मार्च को अभी अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी कि वही जीरो वेस्ट डे, और राजस्थान का स्थापना दिवस भी था 30 मार्च को। और अभी 31 मार्च को ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मना लिया। पूरा मार्च हमारा ये डे हमने कवर कर लिया। तो अभी आपको याद भी हो चुके होंगे, जब भी डे वाला प्रश्न आता है बार बार मैं आपको इसी तरह से पूरा महीना रिवाइज करवाता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अदानी समूह ने
दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में तांबा विनिर्माण संयंत्र यानी कि कॉपर मैन्युफैक्चरर प्लांट की स्थापना की है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान संयंत्र है, यानी कि एक ही स्थान पर तांबे का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी बताई गई? तो फाइनेंशियल ईयर 2029 से इसकी क्षमता जो होगी वो 1 मिलियन टन पर ईयर होगी। और इस कंपनी का नाम है कच्छ कॉपर कंपनी। वैसे मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि अभी वर्तमान में जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है वो 0.5 मिलियन टन की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर का संचालन करती है। और अगर पूरी दुनिया में हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो नंबर 1 पे चिली देश है जो कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का है। और उसके बाद पेरू देश वगैरह ये आ जाते हैं, पेरू अमेरिका वगैरह। अच्छा, अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है, तो वो भी आपको चिली में मिलेगी जिसका नाम है चुक्विकमाटा। और वैसे भारत में तांबे का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के खेतड़ी में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में और झारखंड के सिंहभूम में मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, तो जम्मू कश्मीर में मिले थे। लिथियम ये सबसे हल्का धातु है, लाइटेस्ट मेटल है। और भारत में वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, तो वो गुजरात में ही मिले थे। अब गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया, तो एक बार मैप में देखिए, ये रहा गुजरात। इसके कुछ स्टैटिक देखते हैं। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है, तो वो गुजरात ही है। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, राजकीय पशु एशियाई शेर हो गया जो कि गिर नेशनल पार्क में सबसे फेमस है, जिसके लिए गिर नेशनल पार्क सबसे फेमस है। पेड़ बरगद का हो गया, फूल गेंदे का हो गया जिसे मैरीगोल्ड कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कह दूं, वो आपको यहीं मिलेगा अहमदाबाद में। यहाँ पे आपको वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। सरदार सरोवर बांध यहाँ मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध मिलेगा ताप्ती नदी पे, कडाना बांध माही नदी पर मिलेगा और दांतीवाड़ा बांध आपको यहाँ मिलेगा बनास नदी पर। ये जो गुजरात है ना, इसे द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। और अभी 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पे आपने देखा था, पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो गुजरात की ही थी। और भारत की पहली स्टील सड़क ये बनाई गई सूरत में। और देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ, अहमदाबाद में। पहली बुलेट ट्रेन याद है ना, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी जब भी चलेगी। उसके अलावा अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया किसे, गरबा नृत्य को। और इस लिस्ट में ये शामिल होने वाला 15वां है। तो इतने पॉइंट्स अभी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया या स्थापित किया, तो आंसर होगा इजराइल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया की, जिसकी स्थापना की गई अभी कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में। और ये स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत की गई है। किसके सहयोग से, तो हमने कहा इजराइल, मतलब भारत और इजराइल ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, तो अभ्र मिसाइल का यहाँ पे निर्माण होगा, जो कि एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इजराइल जो है इसका एयर डिफेंस सिस्टम क्या कहते हैं उसको, आयरन डोम पद्धति, आयरन डोम कहते हैं। इसी तरह से अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे थाड़ कहते हैं। रशिया का जो है उसे S-400 कहते हैं, जिसे हम ट्रायम्फ कहते हैं। और भारत का जो है, भारत के 2 है, एक समर है और एक वसारोध है। और इजराइल में अभी आपको याद होगा कि जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन अजय। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, नीसेट कहते हैं। देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये रहा इजराइल। इसकी कैपिटल कही जाती है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम बीबी है, याद रखना। प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। और आपको याद होगा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए इसने AI आधारित एक ओरोन विमान लॉन्च किया था, इजराइल ने ही। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहां पे हुई? तो आंसर होगा तेलंगाना में। देखो, ये जो चालुक्य राजवंश है, इसने आपको बता दूं 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया था और इस दौरान उन्होंने 3 संबंधित लेकिन अलग अलग राजवंशों के रूप में शासन किया था। वो तीनों मैं आपको बताऊं तो कल्याणी के चालुक्य वंश बोलेंगे, एक वातापी के चालुक्य वंश हो गए और एक वेंगी के चालुक्य वंश हो गए। तो अभी ये जो शिलालेख मिला है ना, ये कल्याणी के चालुक्य राजवंश का ही है जो कि 900 साल पुराना है। शिलालेख मतलब, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है तो उसे आप कहेंगे शिलालेख। कहाँ पे मिला? तेलंगाना के महबूब नगर जिले के गंगापुरम में ये मिला है। और इसमें आप पूछोगे क्या लिखा हुआ है? एक तो इसमें तारीख डली हुई है। कौन सी तारीख? 8 जून 1134 1134। और उस समय जो तेलप तृतीय शासक था उसने जो सीमा शुल्क लगाए थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें लिखा गया कि भगवान सोमनाथ के लिए एक दीपक और धूप के लिए टोल टैक्स की छूट दी जाती है। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ये आप ध्यान रखना। कहाँ पे मिला? तेलंगाना में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले कदम्ब शिलालेख मिला था। कहाँ पे? वो गोवा में मिला था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है, तो हरियाणा में। अब बात देखो तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी क्या है? हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे है। और अभी हैदराबाद से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपने कहा था ऑपरेशन पोलो। और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम शासन से मुक्ति मिली थी, इसीलिए अब हम 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नए बन गए, रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर जो पहले थे तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने तो दे दिया इस्तीफा। अभी नए गवर्नर कौन बन गए? तो नया कार्यभार दिया गया था सीपी राधाकृष्णन जी को, जो कि ऑलरेडी झारखंड के गवर्नर हैं। तो ध्यान रखना इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो कौन सा बंदरगाह है? गोपालपुर पोर्ट है, गोपालपुर बंदरगाह है। और अभी इसे खरीद लिया है, इसका अधिग्रहण कर लिया है अदानी ग्रुप ने। कितने में? 3,350 करोड़ रुपए में। और ये गोपालपुर पोर्ट कहां पर है? हमने कहा उड़ीसा में है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ और बंदरगाह मैं आपको बताता हूं जो कि अदानी के पास है। जैसे कि मुंद्रा पोर्ट हो गया, ये आपको मिलेगा गुजरात में। हारफा पोर्ट हो गया, ये आपको मिलेगा इजराइल में। हजीरा पोर्ट हो गया, ये आपको गुजरात में मिलेगा। एक धामरा पोर्ट भी याद रखना, ये भी इसके पास है, जो उड़ीसा में ही है। अगर मैं पूछूं चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, तो ये ईरान में है, भारत ने इसका निर्माण किया है। और ग्वादर पोर्ट भी आपने सुना होगा, जो कि पाकिस्तान में है, चाइना ने उसका निर्माण किया। अच्छा, इसी तरह से एक दुक्कम पोर्ट भी याद रखना, जो आपको मिलेगा ओमान में, भारत ने निर्माण किया है। कांडला पोर्ट तो आप जानते ही हो, गुजरात में है, लेकिन इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कर दिया गया। एक विजिंगम पोर्ट भी याद रखना, ये आपको मिलेगा केरल में। अच्छा, अडानी से एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है। ये प्रश्न भी काफी चर्चा में है, क्योंकि भारत के जो अरबपति मैं कहूंगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, तो 2 ही नाम आते हैं, एक तो मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अडानी के एमपी पावर प्रोजेक्ट में 26% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो इसीलिए 2 अरबपति पहली बार साथ मिलकर के आए किसी प्रोजेक्ट में। तो ये काफी न्यूज चल रही है, इसलिए मैं आपको बता दूं यहीं पे, तो इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस स्थान की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो ये मथुरा का है। तो अभी तीर्थ नगरी मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है। तो अब ब्रज की इस कला को अलग पहचान मिलेगी। ये वल्लभ कुल से संबंधित कला है, जो राधा कृष्ण के प्रेम तथा लीलाओं का प्रतीक है। तो उसी तरह से सांझी भी ब्रज की एक प्राचीनतम कलाओं में अपना स्थान बना चुकी है, जिसको अभी जीआई टैग भी मिल चुका है। देखो, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में और पहली बार मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की।
और किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो वो कितने वर्ष के लिए वैलिड रहता है, तो याद रखना 10 सालों के लिए, जबकि पेटेंट मिलता है 20 सालों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस संस्था से था? तो आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे ये स्वामी स्मरणानंद, इनका नाम था, जिनका भी निधन हो गया है। वे 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे। उनका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर के अंदामी गांव में हुआ था। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है 1897 से, और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इसका मुख्यालय आपको वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में मिलेगा, और इस मिशन का नाम आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे रखा गया था, जो कि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जी थे विद्यासागर महाराज, उनका भी निधन हो गया था। और एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, जो कि भारत की पहली मौखिक यानी कि ओरल गर्भ निरोधक गोली थी सहेली, उसके खोजकर्ता थे डॉक्टर नित्या आनंद, उनका भी निधन हो गया, नाम याद रखना। और अभी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का भी निधन हो गया, उनका नाम था फातिमा बीवी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर ध्यान में रखना। बाकी ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हमेशा की तरह 7000 लाइक का। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी जो एप्लीकेशन है, जो हमने कहा था ये वाली बंद हो रही है, नई वाली आ रही है, वो 8 अप्रैल को आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और चिंता मत कीजिए, जनवरी से जो भी डेटा है वो मैं उसमें अपलोड करूंगा, चाहे वो क्विज का हो चाहे पीडीएफ का हो। डेली करंट अफेयर्स का तो मैं जल्दी से जल्दी उसमें अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे बैठ करके एक एक करके सारा अपलोड करना होगा। उसके अलावा बाकी जो भी क्विज वगैरह थी, भी स्टैटिक क्विजेस थी, वो तो मेरे को धीरे धीरे समय लगेगा करने में, उस पर भी मैं करूंगा वर्क। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, कोड डिपेंडेंट नाम की बुक को किसने लिखा है, जिसे अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो मधुमिता मुर्गिया। फिर पूछा, माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का विकास कर रहा है? तो आंसर होगा ओपन एआई। फिर पूछा, अभी आत्मा यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए हेड बने अर्नब बनर्जी। फिर पूछा, किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मीना चरांदा। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को। फिर पूछा, टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार जीता विजय जैन ने। फिर पूछा, अभी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। फिर पूछा, अभी मौसम संबंधी उपग्रह है यून हाई 3 को किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। फिर पूछा, शरफुद्दौला आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने? तो बांग्लादेश। और आखिरी प्रश्न पूछा, अभी मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता? तो विनय कुमार ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।